नमस्कार। अभी तक हमारे पिछले वीडियोस में आपने समूह के बारे में, समूह के नियमों के बारे में जाना है। अभी हम पुस्तकों के बारे में जानेंगे। उसमें आज हम बताने जा रहे हैं नगद पुस्तक। नगद पुस्तक माने पैसों का जो भी लेन देन होता है उसको लिखने वाली पुस्तक को नगद पुस्तक कहते हैं। चाहे कोई भी संस्था हो, हम और एक बार बता रहे हैं, कोई भी संस्था में पैसों की लेन देन को लिखने की पुस्तक को नगद पुस्तक कहते हैं। हमारा स्वयं सहायता समूह भी एक संस्था है और हमारा ग्राम संगठन भी एक संस्था है। इसी तरह कोई भी संस्था में नगद पुस्तक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे हमारे संस्थाओं को चलाते हैं। पैसों के विषय में हम जब तक सावधानी नहीं जताएंगे तो हमारी संस्थाओं को चलाने में हमको दिक्कत आती है। तो ये नगद पुस्तक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए आज हम जानेंगे नगद पुस्तक के बारे में। तो पहले इसकी परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। नगद पुस्तक की परिभाषा, जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ राज्यों में इसको रोकड़ बही कहते हैं, कुछ राज्यों में इसको कैश बुक कहते हैं, कुछ राज्यों में इसको नगद पुस्तक कहते हैं। मगर आप चाहे नाम कौन सा भी दो, पैसे की लेन देन को लिखने की पुस्तक को नगद पुस्तक कहते हैं। जो पैसों की प्राप्ति है और जो पैसों की भुगतान है, यानी आने वाले पैसे को हम प्राप्ति कहते हैं, जाने वाले पैसे को हम भुगतान कहते हैं। समूह या कोई भी संस्था में आना और जाना दोनों बराबर होना चाहिए और अपनी आना और जाने वाले पैसों को बराबर करके आया हुआ पैसा कितना है, गया हुआ पैसा कितना है, आज के हमारे पैसे की शेष राशि कितना है, उसको दर्शाने वाली पुस्तक को हम नगद पुस्तक कहते हैं। तो एक बार इसकी परिभाषा के बारे में ध्यान देंगे हम। नगद पुस्तक की परिभाषा या कैश बुक की परिभाषा, समूह में होने वाले प्राप्ति एवं भुगतान को अलग अलग खाताओं के अनुसार लिखने की पुस्तक को नगद पुस्तक कहते हैं। हमने क्या बताया अभी हम आपको? समूह में होने वाले प्राप्ति एवं भुगतान, यानी हमारे समूह में अलग अलग नाम के पैसे आते हैं, अलग अलग नाम के पैसे जाते हैं। जो आते हैं उस पैसों को हम प्राप्ति कहते हैं और जो जाते हैं वो पैसों को हम भुगतान कहते हैं। आने वाले पैसे जैसे बचत है, किस्त है, ब्याज है, दंड है, आरएफ है, सीएफ है या कोई भी प्रकार की ऋण हो सकता है, जो हमारे समूह में जो आया है उसको हम प्राप्ति कहते हैं। और जो पैसे आए हैं और वो पैसे को हम क्या करते हैं, सदस्यों को हम ऋण देते हैं और हमारे समूह की पुस्तक संचालक को मानधन देते हैं या समूह के लिए कुछ खर्चा करते हैं या और कुछ भी हम बैंक में पैसे कुछ जमा करते हैं। इस तरह जो जो हम लेन देन करते हैं, आने वाले पैसे को हम प्राप्ति कहते हैं और जाने वाले पैसे को हम भुगतान कहते हैं। तो जो पैसे हमको आए हैं उसको अलग अलग खाताएं बनाते हुए लिखने वाली पुस्तक को नगद पुस्तक कहते हैं। क्यों हमको खाता बनाना है? क्योंकि यहाँ से नगद पुस्तक से हमको खाता शीर्षक में ले जाके चढ़ाना पड़ता है। नगद पुस्तक और साधारण खाता बही दोनों एक साथ में तालमेल बना के लिखने वाली पुस्तक है। हम साधारण खाता बही पुस्तक में अगले वीडियो में बात करेंगे, मगर अभी आपकी जानकारी के लिए हमने बताया है। अब हम जानेंगे नगद पुस्तक लिखने से क्या फ़ायदा है, लाभ क्या है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करेंगे नगद पुस्तक लिखने से लाभ। पहला लाभ क्या है? नगद पुस्तक लिखने से हर बैठक में हुई प्राप्ति एवं भुगतान की विवरण मालूम होता है। क्या मालूम होता है? हर बैठक में होने वाली प्राप्ति और भुगतान, यानी हमको इस बैठक में कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। हमारा समूह लगातार चलने वाला संस्था है, जिसमें एक बैठक में
अलग अलग प्रकार से पैसे आते हैं। तो नगद पुस्तक हर बैठक की उस बैठक में जो पैसे आए हैं, हर बैठक में इस बैठक में कितने पैसे आए हैं और कितने पैसे गए हैं उसको दर्शाने वाला पुस्तक है। और उसके बाद इस बैठक में कौन कौन से रूप में कितने पैसे आए हैं वो बताता है। जैसे बचत के नाम से कितने पैसे आए हैं, ऋण के नाम से कितने पैसे आए हैं, दंड के नाम से कितने पैसे आए हैं, ब्याज के नाम से कितने पैसे आए हैं, और भुगतान को अगर लेके चलेंगे इस बैठक में मतलब क्या है, नगद पुस्तक प्रत्येक बैठक के बारे में बताता है। उस बैठक में एक एक बैठक में आया हुआ प्राप्ति और वो कौन सी खाता से आया मतलब कौन से नाम से वो पैसे आए हैं, बचत से कितना आया है, ब्याज से कितना आया है और नया ऋण कितना गया है, इस बैठक में हमने बैंक में कितना जमा किया है। ऐसे अलग अलग प्राप्तियों को, अलग अलग भुगतानों को दर्शाता है। यानी हर बैठक की प्राप्ति, हर बैठक की भुगतान जानने के लिए हमको नगद पुस्तक उपयोग होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, आय और व्यय का विवरण मालूम होता है। आय और व्यय क्या है, देखिए जो पैसे हमको आते हैं, आने वाले सभी पैसे हमारे लिए आय नहीं होता है। आय मतलब इनकम, यानी जो पैसे हमारे संस्था में आता है, आने वाले सभी पैसे हमारे लिए इनकम नहीं हो सकते। बहुत सारे पैसे, जितने भी पैसे हमारे समूह में आया है उसमें से कुछ ही पैसों को हम अपनी आय को मान सकते। आय मतलब जो पैसा आता है, जो आकर वापस नहीं जाता है, उन पैसों को हम आय के रूप में कहते हैं। और व्यय का मतलब क्या होता है, एक बार समूह या कोई भी संस्था हो या कोई भी परिवार हो, एक बार खर्चा होने के बाद वापस नहीं आने वाले पैसों को हम व्यय कहते हैं, जिसको हम अपनी साधारण शब्दों में एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो हम इस बैठक में आए हुए पैसों को देखे हैं और गए हुए पैसों को देखे हैं। मगर नगद पुस्तक लिखने से हमको ये भी फ़ायदा है, आए हुए पैसों में हमारी आय कितना है, गए हुए पैसों में हमारी व्यय कितना है। हर बैठक में हमको आय कितना हुआ है और व्यय कितना हुआ है, आय ज़्यादा हुआ है या व्यय ज़्यादा हुआ है। आय ज़्यादा हुआ है इसका मतलब क्या है, हमारी संस्था लाभ में जा रही है। व्यय ज़्यादा हुआ है इसका मतलब क्या है, हमारी संस्था नुकसान में जा रही है। ये नगद पुस्तक देखने से हमको ये एक फ़ायदा है, हर बैठक में, चाहे आप साप्ताहिक बैठक करो, 15 दिनों को एक बार बैठक करो या महीने को एक बार बैठक करो, यहाँ पे हम नियम क्या है, जब आप बैठक करते हैं, जिस बैठक में आपकी पैसों की लेन देन होती है, वो पैसों की लेन देन होने की हर समय पर आपको नगद पुस्तक लिखना चाहिए। नगद माने पैसा, पैसा आया गया तो लिखना ही है। नगद पुस्तक जिस बैठक में आपने पैसों की लेन देन किया है, हर बैठक में जितने बार आपने पैसों की लेन देन किया है, उस सभी बैठकों को आपको नगद पुस्तक में नोट करना चाहिए। तो अभी तक हमने बात किया है, एक प्राप्ति है और एक भुगतान है। मतलब हम नगद पुस्तक लिखने से हर बार हम ये देख सकते हैं हमारी हर बैठक में कितने पैसे आए हैं और कितने पैसे गए हैं। आए हुए पैसों में हमारा आय कितना है यानी इनकम कितना है, गए हुए पैसों में हमारा व्यय कितना है यानी खर्चा कितना है, और इस बैठक में यानी हर एक बैठक में हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये कैश बुक लिखने से हमारी फ़ायदा है। तीसरा क्या है, कैश बुक लिखने से हम साधारण खातावाही, जिसको हम जनरल लेडजर भी कहते हैं, साधारण खातावाही पुस्तक को आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि नगद पुस्तक में हम जो भी खाता मतलब जो भी पैसे आते हैं उसको अलग अलग खाताओं में डिवाइड कर नोट करते हैं, तो उससे हम आसानी से नगद पुस्तक से ले जाके उसको साधारण खातावाही पुस्तक में पोस्टिंग या
वहाँ पे खाता लिख सकते हैं। तो इसलिए नगद पुस्तक लिखने का ये भी एक फ़ायदा है कि ये पुस्तक लिखने से साधारण खाता बही लिखना आसान होता है। चौथा फ़ायदा ये है, नगद पुस्तक लिखने से ऑडिट करने में भी हमको फ़ायदा होता है। नगद पुस्तक लिखने से ऑडिट करने में हमको आसानी होती है। ऑडिट मतलब क्या है, हमारा समूह के, अब इससे पहले जो आर्थिक नियम हमने आपको बताया है हमारे वीडियोस में, उसमें हमने ये भी बताया है कि हमारे समूह को ऑडिट या मूल्यांकन करना चाहिए। ऑडिट से हमको क्या पता चलता है, हमारे समूह जो हमने गरीबी हटाने के लक्ष्य से हमने लगाया है और गरीबी हटाने के उद्देश्य से हम अपने समूह को चला रहे हैं। हम सब गरीब महिलाएं मिलकर हमारे जीवन को बदलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमने इस समूह को चलाने का निर्णय किया है। तो ऑडिट से हमको ये पता चलता है गरीबी तभी दूर होगा जब हमारी संस्था तरक्की करेगी। सही है कि नहीं? तो ये तरक्की हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारी संस्था फ़ायदा में जा रही है या घाटा में जा रही है, ये ऑडिट से हमको पता चलता है। तो ऑडिट करने के लिए हमारे समूह में बहुत सारे पुस्तक हैं। बैठक प्रस्ताव पुस्तक है, उपस्थिति बचत पुस्तक है, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के पुस्तक है। कुछ राज्यों में कम से कम 3 पुस्तक है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 पुस्तक है। जितने भी पुस्तक हैं उसमें बैठक प्रस्ताव पुस्तक हर राज्य में है। तो आप लोगों को ये शंका आ सकता है, ऑडिट करने के लिए बैठक प्रस्ताव पुस्तक को भी उपयोग कर सकते हैं ना, नगद पुस्तक को ही क्यों इस्तेमाल करना है? मतलब इसका मतलब क्या है, बैठक प्रस्ताव पुस्तक में केवल पैसों का ही बात नहीं आता है। बैठक प्रस्ताव पुस्तक में समूह की संबंधित सर्व विषयों की समाचार होता है। उसमें आर्थिक भी रहता है, सामाजिक भी रहता है, संचालन एवं प्रबंधन की संबंधित विषय भी रहता है। मगर ऑडिट में जो हम आर्थिक लेन देन की विषयों पर हम बात करते हैं, आर्थिक लेन देन को ऑडिट अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें आप बैठक प्रस्ताव पुस्तक में उन पैसों की लेन देन को छान छान के लेना पड़ेगा। मगर नगद पुस्तक हमारी समूह की पैसों की लेन देन को दर्शाने वाली एकमात्र पुस्तक है। इससे हमको क्या, अपने समूह में कितने पैसे आए हैं और कितने पैसे गए हैं सरल तरीके से मालूम होगा। एक एक बैठक में कितना आया है, अभी तक कितना आया है, एक एक बैठक में कितना गया है, अभी तक कितना गया है, ये आसानी तरीके से नोट करने के लिए ऑडिटर को नगद पुस्तक उपयोग होता है। ये हमारी नगद पुस्तक लिखने से लाभ है। अभी आगे जाके हम नगद पुस्तक किस तरह से लिख सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए अभी हम नगद पुस्तक लिखने की तरीका के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। तो नगद पुस्तक लिखने के अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग तरीका है। तो हम श्रोताओं से हम ये बात बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नगद पुस्तक माने एक प्रकार का तराजू है। जैसे जमा कितना है, खर्चा कितना है, यानी प्राप्ति कितना है और भुगतान कितना है, दोनों कभी भी एक बराबर होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम एक बैठक का लेन देन को हम आपको मुद्दों के साथ लेकर समझाने की कोशिश हम करने की प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले आप विषय को समझिए। प्राप्ति और भुगतान, कौन सा विषय, बचत या किस्त या ब्याज, वो प्राप्ति है या भुगतान है, उसको प्राप्ति में लिखना है या भुगतान में लिखना है। वो लिखने की तरीका अगर आपको समझ में आया तो उसमें यहाँ पे 3 कॉलम होने दो, फिर भी आप लिख सकते हैं, या 5 कॉलम होने दो तब भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारे राज्यों में इस कैश बुक को लेके अलग अलग कॉलम्स रहते हैं, कई सिंगल एंट्री है, कई डबल एंट्री है। यानी यहाँ पे कुल का जो कॉलम है यहाँ पे भी एक सिंगल एंट्री है, मतलब एक ही कुल का कॉलम है, कुछ जगह पे 2 कुल का कॉलम है,
और यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट बनाया है ये बेसिक फॉर्मेट है, यानी साधारण तौर पे लिखने की फॉर्मेट में। आप पहले इस विषय को समझें, प्राप्ति मतलब क्या है, भुगतान मतलब क्या है, नगद पुस्तक में प्राप्ति में क्या क्या आते हैं और भुगतान में क्या क्या आता है। अगर आप इस विषय को स्पष्टता समझ लिए हैं तो उसमें यहाँ पे 4 कॉलम रहने दो या 50 कॉलम रहने दो, आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले ये जानेंगे, ये हमारा नगद पुस्तक कभी भी प्राप्ति और भुगतान को अलग अलग करके नहीं लिखना चाहिए। प्राप्ति और भुगतान दोनों को मिलाकर ही हम नगद पुस्तक कहते हैं। आपकी नगद पुस्तक जो छपा हुआ है या आप अपने हाथों से लिख रहे हैं तो इस तरफ में प्राप्ति लिखना चाहिए और इस तरफ में भुगतान लिखना चाहिए, और दोनों का बेरीज एक बराबर एक लाइन में एक साथ करना चाहिए। और ये दोनों पन्नों को मिलाकर एक बैठक की या एक महीने की एक बार की कैश बुक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा एक बैठक की प्राप्ति विवरण को हम लेंगे। उसमें एक समूह में बहुत सारे प्राप्तियां आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण को लेते हुए हम प्राप्ति लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको पता है, यहाँ पे कुछ राज्यों में यहाँ पे हमने अभी दिनांक लिखा है, कुछ राज्यों में यहाँ पे क्रमांक भी हो सकता है। आप यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिनांक है तो दिनांक लिखिए, या क्रमांक है तो क्रमांक लिखिए। इसमें आपको समझाने की या ना समझने की बात कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे तारीख लिखेंगे 10/5/2020। तो कभी भी प्राप्ति की शुरुआत प्रारंभ राशि से होना चाहिए। क्यों प्रारंभ राशि से होना चाहिए? पिछली बैठक की अंतिम राशि इस बैठक की प्रारंभ राशि होती है। अगर हम अंतिम राशि को छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो हमारी समूह या हमारी संस्था आगे नहीं बढ़ेगा। पिछली बैठक को साथ में लेते हुए इस बैठक की शुरुआत हमने किया है। जैसे हमने बैठक प्रस्ताव पुस्तक के बारे में बात किया है, उसमें पिछली बैठक की कार्यवाही होने के बाद ही इस बैठक की लेन देन शुरू होती है। यानी पिछली बैठक में हमने जो पैसा लिया है और जो पैसा दिया है, आया हुआ और गया हुआ पैसों के बाद में बचा हुआ कितना है और वो इनके पास है, उसको हमको और एक बार इस बैठक में सबके साथ याद करते हुए यहाँ पे पहले हमारे ग्राम अपनी संस्था में पहले वो पैसे जमा होते हैं कि पिछली बैठक की अंतिम शेष राशि इतना पैसा था, वो मेरे हाथ में है, आज मैं इस बैठक में जमा कर रही हूँ। तो अगर वो पैसे रहने दो या नहीं भी रहने दो, नियम के अनुसार हमको यहाँ पे वो बिंदु लिखना जरूरी है। ये हमारा कैश बुक लिखने का नियम है। तो अभी हम क्या लिखेंगे? पहले प्रारंभिक राशि। मान के चलिए पिछली बैठक में हमारी प्रारंभिक राशि 30 रुपया हमारी पिछली बैठक के अध्यक्ष के हाथ में रखा हुआ था, तो वो अध्यक्ष ने इस बैठक में लाके हमको जमा किया है। तो यहाँ कुल में कितना लिखेंगे? हम 30 रुपया लिखेंगे। ठीक है, हम एक उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बैठक की उदाहरण देते हुए। उसके बाद बचत जमा। क्यों मैंने जमा लिखा है? क्योंकि प्राप्ति में पैसे आया है बचत। बचत दो तरह का भी हो सकता है, एक समूह को आने वाला बचत, दूसरा समूह करने वाला बचत। तो ये पैसे जो आए हैं सदस्यों से समूह को आया है, इसलिए हम इसको बचत जमा के नाम से बताया है। आप चाहे तो यहाँ पे विस्तार से सदस्यों से प्राप्त बचत राशि भी लिख सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए हमने बचत जमा राशि लिखा है। ठीक है, हमारे समूह में 10 सदस्य हैं। 10 सदस्यों ने
प्रत्येक सदस्य 50 रुपए के हिसाब से बचत जमा किया है, तो 10 सदस्यों का बचत हो गया हमारा 500 रुपया। अगर आप और बेहतरीन तरीके से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 × 50 भी लिख सकते हैं, आपकी सुविधा, मगर टोटल तो हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आगे जाके कुछ कभी कभी कुछ मतलब कमी ज़्यादा हो सकता है, यानी 9 सदस्यों ने जमा किया है तब आपको मतलब मुश्किल हो सकता है। एक सदस्य डबल बचत जमा किया है तो वहाँ पे आपको डबल विवरण देना पड़ेगा, मतलब 9 × 50 900, 9 × 50 450 रुपया। एक सदस्य ने 100 रुपया जमा किया है तो 100 रुपया, कुल मिला के यहाँ पे 550 रुपया। आप कितना विस्तार से लिखेंगे उतने हमारी समूह की पुस्तक संचालन सही तरीके से रहेगा। उसके बाद किस्त जमा, ये किस्त जमा में भी बहुत सारे किस्त आपको आ सकते हैं। समूह की शुरुआत में हम आंतरिक लेन देन करते हैं, तब हमारे समूह में सिर्फ बचत के पैसे रहते हैं, मगर आगे जाके हमारे समूह को रिवॉल्विंग फंड मिलेगा या मैचिंग ग्रांट मिलेगा, बैंक से ऋण मिलेगा, ग्राम संगठन से ऋण मिलेगा, अलग अलग संस्थाओं से हमको ऋण के रूप से मदद मिलती है। तो यहाँ पे जो नाम की किस्त हमने जमा किया है उस नाम को अलग अलग नाम से उस किस्तों को हमको लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए जो आंतरिक ऋण हमने दिया है उसको आंतरिक ऋण की किस्त जमा राशि लिखना चाहिए। ग्राम संगठन की ऋण अलग से हमने दिया है, जब वो पैसे जमा होते हैं तो ग्राम संगठन की ऋण किस्त जमा राशि वैसा लिखना चाहिए। और उसी तरह किस्त के साथ क्या आता है, अकेला किस्त तो नहीं आता है ना, किस्त के साथ साथ क्या आता है, ब्याज आता है, तो ब्याज जमा। ठीक है, मान के चलो हमारी इस बैठक में यहाँ पे आंतरिक ऋण की किस्त आया है, ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या होगा, आंतरिक ब्याज होगा। आंतरिक ऋण की किस्त आया है 2000 रुपया, ठीक है, और ब्याज आया है उदाहरण के लिए मान के चलो 200 रुपया। और उसी तरह हमारा समूह 1 साल पुराना है, इसीलिए हमारे समूह को ग्राम संगठन से भी ऋण मिला है। वीवो किस्त जमा हुआ है हमारे पास इस बैठक में। आपको शंका आया होगा ग्राम संगठन का ऋण कैसे मिलेगा, वो कैसे लेना चाहिए, उसको कैसे वापस करना चाहिए। आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, हम आगे वीडियो आपको ग्राम संगठन की ऋण के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो वीवो किस्त जमा, इसमें ग्राम संगठन के नियम के अनुसार एमसीपी के माध्यम से ग्राम संगठन का ऋण मिलता है। उसमें एमसीपी में कितने सदस्यों को हमने ऋण देने की निर्णय किया है उतने सदस्यों को हमने ऋण दिया है। हमारे समूह में 10 सदस्य है, उदाहरण के लिए हमने अभी बात किया है, वो 10 में से 5 सदस्यों ने ग्राम संगठन की ऋण को लिया है। उन्होंने अपना किस्त 5000 रुपया जमा किया है ग्राम संगठन का ऋण। साधारण तौर पे हर राज्य में जहाँ तक हमारी जानकारी है, समूह में ब्याज दर 1.5 रुपये से लेके 2 रुपये तक रहता है, मगर ग्राम संगठन 1 रुपये की ब्याज से हमको ऋण देती है। मगर ग्राम संगठन को जमा करने की ऋण ब्याज दर अलग है। ग्राम संगठन से जो हमने ऋण लिया है, सदस्य समूह को जमा करने की ब्याज दर अलग है। समूह में हम कौन सा भी प्रकार की ऋण देने दो, सदस्यों को ब्याज दर हमेशा एक ही जैसा रहना चाहिए, वो चाहे अंतर्गत कर्जा हो या ग्राम संगठन का कर्जा हो या बैंक का कर्जा हो, ब्याज दर में अलग अलग रखना नहीं चाहिए। अगर आप अलग अलग रखने से क्या होगा, सदस्यों में झगड़ा होने की संभावना हो सकता है, ठीक है।
तो उसके बाद ग्राम संगठन की ब्याज जमा हुआ है। हमने पिछले महीने में 50,000 रुपया दिया है, तो इस महीने में हमारी समूह की ब्याज दर है 1 रुपया। तो 1 रुपये के अनुसार हमको मिलेगा 500 रुपया। ठीक है। उसके बाद बैंक ऋण, बैंक ऋण का भी किस्त हमको जमा हुआ है। बैंक से हमको पहली दफ़ा 1 लाख रुपया मिला है। ये 1 लाख रुपए को भी हमारे समूह में 7 सदस्यों ने लिया है। उन्होंने 9,000 रुपया जमा किया है। किस्त कौन तय करते हैं समूह में? इससे पहले आर्थिक नियमों में हमने चर्चा किया है, किस्त सदस्य खुद तय करते हैं। तो आपको ये शंका आ सकता है कि 1 लाख रुपए को 9,000 रुपया किस्त कैसे हुआ है, क्योंकि उनकी निर्णय के अनुसार उन्होंने तय किया है। हमारा नियम क्या है, उन्होंने जितना तय किया है किस्त, उतने पैसे हमको वापस आना चाहिए। तो उन्होंने जमा किया है 9,000 रुपया। और बैंक ऋण पर ब्याज जमा किया है 1,000। हमने अभी चर्चा किया है ना, समूह में कोई भी ऋण हो, समूह का ब्याज दर एक ही होता है। जैसे हमारा बचत के पैसे को हमने 1 रुपया ब्याज लिया है, ग्राम संगठन की ऋण को 1 रुपया ब्याज लिया है, उसी तरह बैंक ऋण का भी 1 रुपया ब्याज के हिसाब से हमने लिया है। मान के चलो 1 लाख रुपया आकर हमारे पास 3-4 महीने हुआ है। अभी सदस्यों के नाम पर शेष राशि 80,000 रुपया है। तो इस महीने में हमने, इस बैठक में हमको 800 रुपया जमा हुआ है। ठीक है। हमारे समूह नियम अच्छी तरीके से चलाना है। नियम के बारे में आप इससे पहले वीडियो में भी देखे हैं, 3-4 सदस्यों ने नियमों को तोड़ा है। कोई देर से आए हैं, जो नहीं, कोई देर से आए हैं या कोई बिना बताए एब्सेंट है, तो उनको हम फाइन डालते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इस बैठक में दंड जमा हुआ है 40 रुपया। अभी हमको क्या करना है, जितने भी पैसे आए हैं पहले हमको क्या करना है, उस पैसे को हमको टोटल करना है। और उसके साथ साथ आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है, हमने इससे पहले भी बताया है, प्राप्ति और भुगतान दोनों को हम तराजू कहते हैं। मतलब तराजू का मतलब क्या है, 1 किलो वजन मैंने डाला है तो 1 किलो का बराबरी का सामान मुझे चाहिए। इस बैठक में मुझे 1,000 रुपया जमा हुआ है, तो मेरे को खर्चा का 1,000 रुपया का बराबर हिसाब चाहिए। वो 1,000 रुपया मैंने खर्चा किया है, बैंक में जमा किया है, या किसी को लोन के रूप में दिया है, या कहाँ पे भी कुछ भी पैसा मैंने बाहर नहीं गया है, तो वो अध्यक्ष के हाथ में है या नहीं है। अगर कुछ भी होने दो, 1,000 मैंने इस बैठक में जमा किया है, तो 1,000 की बराबर की हिसाब मुझे चाहिए। मतलब क्या है, कभी भी आप ये ध्यान में रखिए, प्राप्ति और भुगतान की दोनों की टोटल कभी भी 2 प्रकार नहीं आएगा। जब आपका प्राप्ति संपूर्ण हुआ है, प्राप्ति समाप्त हुआ है, इस बैठक में पैसे आना खत्म हो चुका है, यानी और कौन सा भी प्रकार का पैसा नहीं आएगा, हमने प्राप्ति का टोटल किया है, तो इस टोटल यहाँ पे हमने कितना टोटल किया है, उतने टोटल का भुगतान होना चाहिए। यानी प्राप्ति 1,000 रुपया हुआ है तो भुगतान 450 रुपया नहीं होगा। प्राप्ति 10,000 हुआ है तो भुगतान बराबर 10,000 रुपया का हिसाब आपके अध्यक्ष या आपकी इस बैठक की अध्यक्ष देना चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको टोटल करेंगे। हाँ, अभी देखिए, अभी तक हमने जो बात किया है, हमारी आज की बैठक में प्रारंभिक शेष राशि से लेकर टोटल हमारा जो जो पैसे आए हैं उसका हम एक बार टोटल करने से कितना आया है, 18,070 रुपया हमारी
आज की बैठक की प्राप्ति की कुल राशि है। मतलब क्या है, हमारी आज की बैठक की अध्यक्ष को बराबर 18,070 रुपये के हिसाब देना चाहिए। इसीलिए हम जो हमारे पिछले वीडियोस में हमने बताया है, गणांक सूत्र के अनुसार लिखने की तरीका को पुस्तक संचालन कहते हैं। यानी अकाउंट्स की प्रिंसिपल्स के अनुसार हम अपने समूह की रजिस्टरों को लिखते हैं। तो यहाँ पे 18,070 रुपया जब हमने जमा में, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस मतलब जैसे ही हमने प्राप्ति का कुल किया है, तुरंत क्या करना है, यहाँ की कुल को ले जाके यहाँ पे डालना चाहिए। ये हमारा अकाउंट्स का नियम है। क्यों डालना है? क्योंकि आज हमने प्राप्ति को हमने समाप्त किया है। मतलब क्या है, इसके अलावा हमको 1 रुपया आने की संभावना नहीं है। मतलब आज की बैठक के अध्यक्ष जिन्होंने आज के पैसे पकड़ा है, वो कंपलसरी 18,070 रुपये का हिसाब हमको देना है और देना ही है। तो अब आगे जाके देखेंगे हमारी आज की बैठक में अध्यक्ष ने क्या क्या इस पैसे को कैसे उन्होंने भुगतान किया है। तो हमारी कौन सी तारीख में हुआ है ये सब? 10/5/2020 को। हम और एक बार बता रहे हैं, कुछ राज्यों में यहाँ पे दिनांक है, कुछ राज्यों में यहाँ पे क्रमांक है। आप फॉर्मेट के पीछे मत भागिएगा। विषय को अगर आप समझ लिएंगे तो यहाँ पे दिनांक है, तो जिस बैठक की आप लेन देन लिख रहे हैं उस बैठक का तारीख यहाँ पे लिखेंगे, या क्रमांक लिखा है तो कितने मुद्दों को आप लिख रहे हैं उस मुद्दों के सामने आप संख्या डालेंगे। तो हमारी ये फॉर्मेट में दिनांक है, तो कौन सी तारीख को जमा हुआ है उसी तारीख को हमने भुगतान उसी टाइम पे उसी बैठक में किया है, तो यहाँ पे भी तारीख वही आएगा। कौन सा तारीख है हमारा? 10/5/2020। तो जो पैसे हमारे जमा हुआ है, पहले हमने क्या किया है, हमारे समूह की बैठक में प्राप्ति होने के बाद जो पैसे हमारे जमा हुआ है, होने के बाद हम क्या किया है, हमारे अध्यक्ष ने क्या किया है, हमारे हाथ में इतने पैसे हैं, कितने सदस्यों को क्या ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत को जानते हुए नया ऋण की मंजूरी किया है। तो नया ऋण मंजूरी में आज की बैठक में 4 सदस्यों ने ऋण की मांग किया है, मगर संभावना के तौर पर 4 सदस्यों में मात्र 2 सदस्यों को 5-5 हज़ार के हिसाब से 10,000 रुपया हमने नया ऋण की मंजूरी किया है। कितना किया है? 10,000 रुपया। ठीक है। अभी तक हमने समूह की बैठक की तरीका या समूह की बैठक के नियम, समूह के आर्थिक नियमों में हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। नया ऋण कैसे देना चाहिए, समूह में ऋण की निर्णय कौन लेते हैं, किस्तों का निर्णय कौन लेते हैं। तो हम आपको इसका विवरण चाहिए तो हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ कैश बुक लिखने की तरीका के बारे में ही बात करेंगे। नया ऋण मंजूरी हमने कितना दिया है? 10,000 रुपया। उसके बाद हमारी समूह नाम की संस्था को भी दूसरे संस्थाओं से ऋण मिला है। कहाँ से मिला है? एक बैंक से मिला है और एक ग्राम संगठन से मिला है। सही है कि नहीं? जब पैसे हमको मिला है तो हमको वो पैसे को क्या करना है? वापस देना भी है कि नहीं? तो अभी हमको क्या करना है? ग्राम संगठन को या वीओ को किस्त वापसी भुगतान लिख सकते हैं हम। सीएफ मैनेजमेंट की जो वीडियो है उसमें हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि ग्राम संगठन समूह को कैसे ऋण देती है और समूह ग्राम संगठन को कैसे ऋण की वापसी करती है। तो ग्राम संगठन का किस्त और समूह से मतलब समूह ग्राम संगठन को जमा करने के पैसे और समूह सदस्यों को ऋण देकर सदस्यों से लेने वाले
किस्तों की संख्या में बदलाव होता है। होने से ही हमारे पैसे समूह में रोटेशन होंगे और अपना समूह का निधि बढ़ेगा। तो उसके बारे में अभी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो अलग टॉपिक है। उसके लिए आप हमारी CAF मैनेजमेंट की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे वियोग किस्त भुगतान में हम मान के चलो हमारे ग्राम संगठन से हमने 50 किस्तों में लाया है, तो ये हमारा पहला किस्त सदस्यों ने हमको जमा किया है 1 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो हमको भी ग्राम संगठन को जमा करना है। ग्राम संगठन और समूह में कभी भी एक प्रकार का ब्याज नहीं रहता है। समूह जो सदस्यों को ब्याज देता है उससे कम दर में ग्राम संगठन समूह को देता है। अभी उदाहरण के लिए हमने 1 रुपया हिसाब से सदस्यों को दिया है, तो एक उदाहरण मान के चलेंगे, ग्राम संगठन हमको 75 पैसों के हिसाब से ऋण दिया है, तो किस्त 50 किस्तों में हमने लाया है, तो एक किस्त में हम भुगतान करेंगे 1000 रुपया, ठीक है। और उसके बाद ब्याज हम भुगतान करेंगे कैसे, हमारा ब्याज कितना है, अभी हम बात किए हैं 75 पैसा, तो ब्याज भुगतान हम करेंगे 75 पैसा के हिसाब से 50,000 को 375 रुपया होता है। उसके साथ साथ कुछ हम जैसे जिस प्रकार समूह में सदस्यों द्वारा बचत जमा करवाते हैं, उसी तरह समूह भी ग्राम संगठन की एक सदस्य है। तो उसी तरह ग्राम संगठन में भी समूह को बचत करने की जवाबदारी होती है। कुछ कुछ राज्यों में बचत जमा करते हैं, कुछ कुछ राज्यों में बचत जमा नहीं करते हैं, मगर हम ये वीडियो पूरे भारत के लिए बना रहे हैं, तो हम एक उदाहरण बचत को लेकर चलेंगे। हमारे समूह ग्राम संगठन को बचत जमा करता है, तो ग्राम संगठन को बचत जमा हमारे यहाँ 100 रुपये का बचत हम हर महीने मासिक बचत जमा करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे समूह को बैंक से भी ऋण मिला है, तो बैंक ऋण को हम कैसे किस्त और ब्याज डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल की बात है। हम समूह में क्या करते हैं, कभी भी बैंक ऋण को एकदम इकट्ठा जमा करते हैं। जब वो लोन कार्ड का या लोन पासबुक का एंट्री होता है या ऋण की पूरी तरह से वापसी होती है, आखिरी में हम ब्याज को हिसाब करते हैं। तो हर महीने हमारे अध्यक्ष या समूह के सदस्य क्या करते हैं, एक निश्चित राशि यानी 1 लाख को 5,000 रुपया या 50,000 को 3,000 रुपया पहले से हम किस्त तय करके रखते हैं कि हम हर महीने बैंक ऋण को इतना पैसा जमा करेंगे। तो हमारा समूह ने निर्णय किया है कि हर महीने बैंक ऋण के लिए 5,000 रुपया हम एकदम इकट्ठा राशि जमा करेंगे। तो यहाँ पे बैंक ऋण भुगतान, यहाँ पे हम ब्याज को अलग नहीं कर रहे हैं। ब्याज को हम हर 2 या 3 महीने को एक बार, जिस दिन हम पासबुक एंट्री कर लाते हैं या हमारा लोन कार्ड एंट्री होता है, एक ही साथ हम हिसाब करके वो 3 महीने को एक साथ उस महीने की खाता शीर्षक में या उस महीने की नगद पुस्तक में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर महीने के अनुसार, हमारे नियम के अनुसार हम 5,000 रुपया ऋण भुगतान करने का निर्णय किया है। तो इस महीने भी हम कितना जमा करेंगे बैंक को, 5,000 रुपये, ठीक है। अब जो पैसे हमने बाहर से संस्था से ऋण लाए हैं उसको हमने भुगतान कर दिया। जो हमारे समूह के सदस्य हैं उन्होंने भी ऋण पूछा है, तो उनको भी हमने नया ऋण दे दिया। तो बाकी अभी देखिए हमारा टोटल कितना है, 18,070 रुपया। तो क्या हमारा ये बेरीज बराबर हो रही है? नहीं हो रही है। तो बाकी के पैसे कहाँ पे हैं? अध्यक्ष के हाथ में है।
इसका मतलब क्या है, हम हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि पैसे कितने आए हैं और हमने कितना उसमें से भुगतान किया है और अध्यक्ष के हाथ में आज के दिन कितने पैसे हैं। अभी और क्या करेंगे हम, और कितने खर्चे हैं हमारे समूह के लिए। अब देखिए, पुस्तक संचालक इतना मेहनत से लिख रहे हैं तो उनको मानधन देना भी जरूरी है। मानधन कैसे देना चाहिए, इससे पहले हमने चर्चा किया है, पुस्तक संचालक को अपनी आय से मानधन देना चाहिए। तो क्या हमारे समूह में आय नहीं आ रही है, इतना ब्याज आ रही है, तो पुस्तक संचालक को मानधन भी देना जरूरी है। तो हमारा समूह अच्छा समूह है, इसीलिए हमारे पुस्तक संचालक को मानधन देना शुरू कर दिया है। तो पुस्तक संचालक को कितना मानधन दे रही है, 100 रुपया हमारी समूह निर्णय किया है कि हमारे पुस्तक संचालक को 100 रुपये का मानधन देना चाहिए। और उसके बाद अब हमारा बैंक हमारे गांव से बहुत दूर है, दूसरे गांव जाना पड़ेगा। हमारे अध्यक्ष दीदी ऑटो में जाएगी, फिर वापस आएगी। आने जाने का खर्चा कौन निकालना है, तो अपनी अध्यक्ष को आने जाने का जो यात्रा खर्च है वो यात्रा खर्च भी अपनी समूह को देना चाहिए। यात्रा खर्च मानो या प्रवास खर्च मानो, आप अपने शब्दों से आप बता सकते हैं आने जाने का किराया का खर्चा। अध्यक्ष ही नहीं, जो सदस्य बैंक में पैसे जमा करने के लिए जा रही है वो सदस्य को आने जाने का भाड़ा या किराया का पैसा हमने जो दिया है उसको हम बात कर सकते हैं। वो कितना है, 50 रुपया, ठीक है। उसके बाद अब हर महीने बैंक में लेन देन करने वाला समूह अच्छा समूह है। तो हमारा समूह अच्छा समूह है तो बैंक के ऋण के साथ साथ बचत खाता में भी कुछ पैसे जमा करना चाहिए। जब ज़रूरत पड़े 5,000 होने के बाद तुरंत उसमें से निकासी करके हमारे सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण देना चाहिए। तो अभी जो पैसे हमारे पास बचे हैं उसमें से बैंक में जमा करना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमारा समूह का एक आर्थिक नियम है और जो समूह आर्थिक नियमों का पालन करेगा वही अच्छा समूह कहलाता है। तो बैंक जमा में अभी कितने पैसे बचे हैं, अब समूह के सभी सदस्यों ने मिलकर चर्चा कर ये निर्णय किए हैं कि अभी जो पैसे बचे हैं उसमें से 1400 रुपया बैंक में जमा करेंगे। तो अब बताइए, हमारा 18,070 रुपया, क्या ये बेरीज हमारी 18,070 रुपया की बराबर हो रही है? देखिए, नहीं हो रही है। कुछ पैसे कम आपको लग रहा होगा, वो पैसे क्या है, कितने पैसे हैं, 45 रुपया हमारी अभी भी शेष राशि है। और वो पैसे कहाँ पे है, हमारी आज की अध्यक्ष के हाथ में है, जिसको हम अंतिम शेष राशि कहते हैं। ये जो अंतिम शेष राशि है, जो हमारी आने वाली नगद पुस्तक की, ये हमारी प्रारंभ राशि के नाम से चढ़ेगा। ये संभावना जरूरी नहीं है कि हर बैठक में हमको अंतिम शेष राशि आना चाहिए। हर कुछ बैठकों में अंतिम शेष राशि आ सकती है, कुछ बैठकों में मान के चलो अपनी आज की बैठक में हमारी अध्यक्ष निर्णय लिया, अपने अध्यक्ष के साथ साथ सभी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि 1445 रुपया पूरा का पूरा बैंक में जमा करेंगे, तब हमारा अंतिम शेष राशि कितना होगा, 0। तो अगली बैठक की प्रारंभ शेष राशि कितना होगा, 0। समझ में आ रही है ना आपको? मतलब क्या है, बैंक मतलब हमारी आज की प्राप्ति के कुल राशि को आज की भुगतान की कुल राशि से जब हम माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ राशि है, अगर 0 के अलावा कुछ पैसे बच रहे हैं, 18,070 रुपया आज की बैठक में हमारे पास आए हैं।
और 18,070 रुपया बराबर के हमको हिसाब चाहिए। इतना सारा पैसे हमने भुगतान किया है। तो भुगतान पूरा होने के बाद और भी कुछ पैसों की गड़बड़ी या कमी महसूस हो रही है आपको, तो जो पैसे कमी है वो पैसे कहाँ पे है, अध्यक्ष के हाथ में है, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर अध्यक्ष के हाथ में नहीं है तो आपको और एक बार आपके हिसाब को चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमने लिखने में या देने में या जमा करने में, भुगतान करने में गलती किया है। तो यह हमारा कैश बुक लिखने का सरल और सीधा सिंपल तरीका है। मगर कैश बुक लिखना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ लिखना, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, आज के पैसे हमने, देखिए हमारे पास आज 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के नाम से पैसे जमा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के नाम से पैसे गए हैं। अंतिम शेष राशि और प्रारंभ शेष राशि को कभी हमको हिसाब में नहीं लेना है, वो गणित का सूत्र है, अकाउंट्स के नियम है। क्योंकि ये पैसे अलग से नहीं आए हैं, आए हुए पैसों में बचा है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। अंतिम शेष राशि या प्रारंभ शेष राशि एक अलग खाता नहीं है। तो हमको अभी क्या ध्यान में रखना है, देखिए अभी तक हमारी आज की बैठक में बचत आया है, किस्त आया है, ब्याज आया है, दंड आया है, या और भी 101 प्रकार के प्राप्तियाँ आने दो, 202 प्रकार की भुगतान होने दो। मगर कभी हम अगर हिसाब करेंगे या देखेंगे कि मैं शुरुआत से लेके, क्योंकि हम इससे पहले हमने बात किया है, समूह एक सामुदायिक संस्था है। सामुदायिक संस्था में सदस्य को भी अपना हिसाब पूछने का अधिकार है और बताने की जवाबदारी संस्था को है। तो कोई भी सदस्य अपना, मेरी बचत कितना है या मैंने अभी तक कितने बार ऋण लिया है, मेरे नाम पे और कितना बचत बाकी है, ये अगर वो पूछेंगे तो बताने की जवाबदारी हमारे पास होना चाहिए। तो कैसे बताएंगे, एक एक महीने की या एक एक बैठक की प्राप्ति में से बचत 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 ऐसे ढूंढ के जाएंगे तो आपको उसको बेरीज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सही है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ से हम बात किए हैं दूसरा पुस्तक जो है साधारण खाता बाही पुस्तक। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हम आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉलम हमने बना के रखा है, नगद पुस्तक। आपके यहाँ पे आपकी SRLM वाले कितने भी प्रकार की कॉलम्स वहाँ पे बना के रखने दो, ये कॉलम रखेंगे तो आपको नगद पुस्तक लिखना और भी आसान रहेगा। और जो पारदर्शिता के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं बार बार, वो आपको नगद पुस्तक में दिखेगा। इससे क्या होगा, हमारी एक पुस्तक से दूसरा पुस्तक को संबंध रहता है। बैठक प्रस्ताव पुस्तक से नगद पुस्तक को संबंध है, नगद पुस्तक से बचत पुस्तक को संबंध है, नगद पुस्तक से ऋण पुस्तक को संबंध है, ऋण पुस्तक से मासिक प्रतिवेदन को संबंध है, और नगद पुस्तक से साधारण खातावाही पुस्तक को भी संबंध है। ऐसे हर जगह पे एक ही तरह एक ही आंकड़ा दिखना चाहिए, तभी हमारा पुस्तक संचालन व्यवस्थित संपूर्ण रूप से हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं पुस्तक संचालन एक कला और विज्ञान का सम्मेलन है, यानी बुक कीपिंग इज ए आर्ट एंड साइंस। कला और विज्ञान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पुस्तक संचालक की लिखने की निपुणता और उसकी नैपुण्य दिखता है, और उसके साथ साथ उसकी विज्ञान का भी जानकारी पुस्तक लिखने की तरीका को देख के देखने वाले को मालूम होता है। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे साधारण खातावाही पुष्ट संख्या। पुष्ट संख्या डालने से पहले, जैसे दुकानों में, बैंकों में, अलग अलग संस्थाओं में खातादार रहते हैं, उसी तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो पैसे हमको आए हैं, इनको हमको पहले क्या करना है, खाता बनाना चाहिए। खाता बना के अलग अलग खाता के नाम से उनको ले जाके खाता शीर्षक में चढ़ाना चाहिए। समूह की पुस्तकों में सबसे आसान और सरल पुस्तक कौन सा भी है, अगर कोई पूछेंगे तो मैं कहूँगी साधारण खातावाही पुस्तक,
क्योंकि उसमें अलग से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नगद पुस्तक में जो पैसे आए हैं यहाँ से उठाना है, सिर्फ वहाँ पे चढ़ाना है। इसको हम कहते हैं नकल करने का अकल। ठीक है, यहाँ पे पहले हमको क्या करना है, इनको खाता के नाम पे लिखना चाहिए। तो इसके सामने हमको क्या रखना है, बचत जमा है, तो इसके सामने हमको लिखना है खाता। सिर्फ प्रारंभिक राशि और अंतिम शेष राशि छोड़कर कोई भी प्रकार की पैसा हमारे ग्राम संगठन को हमारे समूह को आती है या हमारे संस्थाओं में आती है, तो वो संस्थाओं को आए हुए पैसाओं को या गए हुए पैसों को खाता के नाम से लिखने की पुस्तक को नगद पुस्तक कहते हैं। हमने परिभाषा में भी इस बात को जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट क्या करेंगे हम, बचत जमा खाता, आंतरिक किस्त जमा खाता, ब्याज खाता, यानी हर जगह पे हमको क्या करना है, खाता खाता जोड़ना चाहिए। हम पहले ही आपको बताने वाले थे, मगर पहले ही हम खाता डाल के लिखेंगे तो जो पहली बार पुस्तक लिख रहे हैं उनको समझने में मुश्किल होगी। इसलिए हम समूह की इस बैठक की प्राप्ति भुगतान पूर्ण होने के बाद अभी हम आपको बता रहे हैं। जब आप लिखने की तरीका समझ में आया है तो आप शुरुआत से ही जैसे आप पुस्तक लिखना शुरू करेंगे, बचत जमा खाता, किस्त जमा खाता, ब्याज जमा खाता, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। मगर हम जो आज इस पहली बैठक से लिखना शुरू किया है, वैसे लोगों को भी सरल और सिंपल तरीके से समझ में आने के लिए पहले हमने समझाया है, बाद में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। मगर आपको वैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा खाता खाता डालकर लिख सकते हैं और वैसा लिखना ही कैश बुक लिखने की नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह पे हमने खाता डाल दिया है। खाता डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, समय ज़्यादा हो रही है इसलिए हम आपको बता दिया है, हर जगह पे आपको खाता रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक कॉलम है, साधारण खातावाही पुष्ट संख्या। यहाँ पे हमने अभी बताया है, साधारण खातावाही जो पुस्तक है उसमें एक एक खाता के लिए एक एक पन्ना रखना चाहिए। वो कैसे रखना है, उसमें क्या लिखना है, अभी थोड़ी देर के बाद हम साधारण खातावाही पुस्तक का जो हमारा वीडियो हम आगे आपको दिखाएंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे पेज नंबर डाल रहे हैं, क्योंकि आपको दूसरा जो हमारे साधारण खातावाही पुस्तक है वो वीडियो आपको आसानी तरीके से समझ में आने के लिए। ठीक है, पहले हमको क्या आता है, समूह में बचत आता है, तो इसका पेज नंबर 1 मान के चलो। उसके बाद पेज नंबर 3, उसके बाद पेज नंबर 5, किस्त जमा 3, आंतरिक ब्याज जमा 7, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल के लिए डाल रही हूँ, आप यहाँ पे आंकड़े को देखकर गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पेज नंबर पे आपने इस खाता का विवरण लिखा है, उस विवरण को यहाँ पे मतलब उस पेज नंबर को यहाँ पे आपको डालना चाहिए। हम यहाँ पे एक काल्पनिक बैठक की उदाहरण ले रहे हैं, इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा। जब आप लिखेंगे अपने समूह के पुस्तक, आपको संख्या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुस्तक आपके आंखों के सामने रहेगा। मगर आप समझने के लिए हमने यहाँ पे एक उदाहरण तौर पर प्रयास किया है कि संख्या डालने की। ठीक है, यहाँ पे भी हम डाल देंगे संख्या। ठीक है, कभी भी हमको ध्यान में रखना है, पुस्तक संचालन में कोई भी कॉलम को आपको खाली नहीं रखना चाहिए। चाहे तो वहाँ पे जो लिखना है उसको लिखना है, और वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है तो
डैश लिखना है। समझ में आ रही है? तो जब तक आप ये हर एक कॉलम को पूर्ण नहीं करेंगे तब तक आपकी बुक कीपिंग असंपूर्ण है। तो अभी देखिए, ये हमारा आज का कैश बुक हमने संपूर्ण रूप से लिखा है। कोई भी कॉलम को हमने ऊपर से लेके नीचे तक खाली नहीं रखा है। तो अभी हम मान सकते हैं कि हमारा आज का एक बैठक की कैश बुक या नगद पुस्तक सही तरीके से हमने लिखने की तरीका आपको समझाने की कोशिश किया है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं इससे आपको समझ में आया है। आगे जाके आप अच्छी तरीके से आपकी समूह की कैश बुक या नगद पुस्तक को लिखने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।